लियो टॉल्स्टॉय को अगर रूसी इर्तिका का आईना कहा जाए तो गलत न होगा। अगरचे उनकी शख्सियत में तजाद भी बड़ा है। एक तरफ जहां वो समाजी इर्तिका के हामी हैं, दूसरी तरफ वो खुद एक नवाब हैं। इसी तरह वो यूरोपीय इक़दार को भी सराहते हैं, लेकिन अपनी रिवायात से भी दस्तबरदार नहीं होना चाहते। शायद यही वो तजाद है जिनकी चक्की में पिसते हुए कोई इंसान बड़ा आदमी बनता है। टॉल्स्टॉय बड़ी हद तक पिदरशाही मुआशरे के कायल हैं। ख़वातीन बारे उनकी राय रिवायती है। शायद यही वजह है कि आज टॉल्स्टॉय को कम पढ़ा जाता है, क्योंकि दुनिया में बहैसियत मजमूई औरतों की हुक्मरानी है या फिर ऐसे मर्दों की जो जनाना मिजाज रखते हैं। लेकिन ये वक्ती है, पानी का बुलबुला समझिए इसे। चंद दिहाइयों में दुनिया वापस पिदरशाही की तरफ लौट सकती है। मेरी जाती राय में जो ही पिदरशाही को लौटी, टॉल्स्टॉय को ये दुनिया दोबारा पढ़ना शुरू कर देगी। टॉल्स्टॉय रिवायती मर्द थे, इसलिए उनकी राय में वतन से मोहब्बत तराने पढ़ने की बजाय हाथ में तलवार लेकर साबित करनी चाहिए। गौर कीजिए कि उनका शोहराए आफाक नावल जंग और अमन पहली दफा 1867 में शाये हुआ, और इसके बाद नावल को शाये करने की जरूरत 1914 में पेश आई, जब रूस पहली जंग अजीम की तरफ जा रहा था। ऐसा इसलिए किया गया कि अवाम ये नावल पढ़े और वतन की जंग में कूद पड़े। लियो टॉल्स्टॉय की पैदाइश 1828 ईस्वी में हुई। किसी मुहक्किक का कौल है कि अच्छा तख्लीक़कार बनने के लिए ज़रूरी है कि उस शख्स की याददाश्त बहुत अच्छी हो। टॉल्स्टॉय खुद बताते हैं कि बहुत छोटी उम्र में वालदा जब उन्हें कपड़े में लपेट देती, जैसे छोटे बच्चों को लिपटा दिया जाता है ताकि बच्चा हाथ पैर इधर उधर ना मारे, तो तब की सारी कैफियतें उन्हें याद हैं। वो बहुत बेबसी महसूस करते कि हाथ पैर क्यों बांध दिए गए हैं। यानी याददाश्त का ये आलम था कि कई छोटी छोटी चीजें उन्हें पूरी तफसील के साथ याद थी। 17वीं और 18वीं सदी से पहले के रूसी अदब को एक दानिश्वर की इस्तिलाह में अजीम खामोशी का अदब कहा जाता है। अजीम खामोशी इसलिए कि इससे पहले कोई बड़ा शख्स इस अदब ने पैदा नहीं किया। अलबत्ता 17वीं और 18वीं सदी में रूसी अदब उठना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बैनुल अक़वामी सतह पर कई शुअरा और अदीब सामने आते गए। एक अहम बात जो याद रखनी चाहिए कि इन 2 सदियों में रूसी अदब जर्मन अदब के ज़ेर असर था। जिन्हीं जर्मन अदीबों, जर्मन जहनियत और जर्मन ज़बान का असर वाज़े देखा जा सकता है, लेकिन कुछ ही वक्त में रूसियों पे ये जर्मन असर कम होना शुरू हुआ और इस खला को फ्रांसीसी अदब, फ्रांसीसी ज़बान ने पुर करना शुरू कर दिया। टॉल्स्टॉय उसी दौर के आदमी हैं जब रूसी अदब जर्मन असर से निकलकर अब फ्रांसीसी ज़हनियत तले आ चुका था। लेकिन साथ साथ बड़े जहनों में ये बात भी आ चुकी थी कि जुबान की हद तक तो ठीक है, लेकिन अदब को इसी समाज से उठाना होगा। टॉल्स्टॉय उन्हीं बड़े जहनों में से एक थे। ये अहम सवाल है कि जर्मन असर से निकलने के बाद रूसी अदब और रूसी समाज फ्रांसीसी असर तले क्यों आ रहा था। इसकी वजह नेपोलियन के साथ लड़ी जाने वाली वो जंग थी जिस जंग ने नेपोलियन की साख को बड़ा नुकसान पहुंचाया और उन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई। जंग जहां एक तरफ कौमों को एक दूसरे के खिलाफ नफरत पे उकसाती है, वहीं जंग करने वाली कौमों के दरमियान समाज और तहजीब के कई पहलुओं का तबादला भी होता है। इल्म और ज़बान भी ऐसे ही परवान चढ़ते हैं। रूस के मारूफ तरीन शायर अलेक्जेंडर पुश्किन ने पहली दफ़ा यूनानी और रोमन लिटरेचर का मुतालिया फ्रांसीसी ज़बान में ही किया। अगर उन तक कदीम अदब का फ्रांसीसी तर्जमा ना पहुंचता तो मुमकिन है कि वो इतने बड़े शायर ना बन पाते। टॉल्स्टॉय न सिर्फ फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जर्मन ज़बान के माहिर थे, बल्कि वो तुर्की और अरबी ज़बान भी जानते थे। अगरचे तुर्की और अरबी ज़बान की तालीम मुकम्मल न कर सके क्योंकि इम्तिहान में फेल हो गए, उनका ऐसा दिल टूटा कि वो तालीम छोड़कर आर्मी में चले गए। मगर इन ज़बानों की सूझबूझ उन्हें खूब थी। फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जर्मन तो वो बिल्कुल ऐसे जानते थे जैसे अपनी मादरी ज़बान रूसी के माहिर थे। यहाँ ज़िमनी तौर पर यह बता देना दुरुस्त होगा कि टॉल्स्टॉय इस्लाम मजहब को बहुत पसंद करते थे और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मोतरफ थे।
कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि टॉल्स्टॉय खुद एक पिदरशाही जहन रखते थे, इसलिए उन्हें फलसफे और अफकार भी वही पसंद थी जिनमें पिदरशाही का अंसर मौजूद होता। दूसरी वजह यह है कि टॉल्स्टॉय इनफरादियत को पसंद नहीं करते थे, जहां वो इस्लाम के करीब खड़े हैं, जहां इज्तिमाइयत पे जोर दिया गया है। टॉल्स्टॉय के सबसे पसंदीदा लिखारी जॉन जाक रूसो थे। रूसो की हर एक किताब उनकी लाइब्रेरी में हमेशा मौजूद रही। दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी के आखिरी सालों में वो चार्ल्स डिकेंस के बड़े मद्दाह हो गए थे। उनकी किताबें वो बार बार पढ़ते और बड़ी तारीफ करते। ये और बात कि वो रूसो और डिकेंस को अदब में कहीं पीछे छोड़ गए। टॉल्स्टॉय बड़े करख्त मिजाज आदमी थे। एक वजह तो ये थी कि वो पैदाइशी नवाब थे। उनकी जमीन पे काम करने वाले मुजारों की तादाद 2000 से भी ज्यादा थी। सिर्फ इस तादाद से उनकी जमींदारी और रकबे का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी वजह ये कि उन्होंने 5 साल से ज्यादा का अरसा जंगी महाजों पर गुजारा। इंसानी जान की क्या वक़्त है, लोग कैसे एक लम्हे में जान की बाजी हार जाते हैं, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देख रखा था। तीसरी वजह ये कि उन्हें कुंद ज़हन लोग पसंद नहीं थे, इसीलिए वो फितरतन आदम बेजार थे, लोगों से बहुत कम मिलते। आखिरी उम्र बहुत डिप्रेशन में गुजारी उन्होंने। कई दफा खुदकुशी करते करते खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाए। उनका पसंदीदा मौजू ही मौत था और इस मौजू को अपने नावल हाजी मरात में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, ऐसे कि आज तक कोई ना कर सका। जब वो हाजी साहब के आखिरी लम्हात को कलम बंद करते हैं तो बस कलम तोड़ के रख देते हैं। एक दफा उनकी हवेली पर सरकारी इदारों के एहलकारों ने छापा मारा। टॉल्स्टॉय उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे, वो शिकार पे गए थे। जब वापस आए और उन्हें बताया गया कि इदारे के लोगों ने छापा मारा तो कहने लगे कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ वो इस कदर हसास और इंसानी नफ्सियात के माहिर थे कि फ्राइड और योंग दांतों में उंगलियां दबा लें। उनका शोहराए आफाक नावल ऐना कारी नीना जब मंजर आम पर आया तो कई लोगों ने तनकीद की, ये नावल किसी औरत ने लिखा होगा, क्योंकि औरत की नफ्सियात को इस गहराई से जानना मर्द के लिए मुमकिन नहीं। कुछ नक्काद तो कहते कि ये उनकी साली नतालिया ने लिखा है, लेकिन मुहक्किकीन ये बात जानते थे कि कोई टॉल्स्टॉय के अलावा इस नावल को लिख ही नहीं सकता। वैसे भी टॉल्स्टॉय किसी किस्म की शोहरत या तारीफ के भूखे नहीं थे, बल्कि वो इस पे 4 हर्फ भेजते थे। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो किसी और का अदब अपने नाम कर लें। 1903 में मॉस्को लिटरेचर फेस्टिवल की टीम उनके पास आई कि आपका नाम नोबेल प्राइज के लिए दे रहे हैं। उनका जवाब था, वो क्यों? ये जवाब सिर्फ टॉल्स्टॉय ही दे सकते थे। टॉल्स्टॉय का फलसफा जिंदगी बड़ा पेचीदा है। उनका कहना है कि 10 साल और 5 साल की उम्र वाले बच्चों में बड़ा फर्क है। इसी तरह 5 साल और 1 साल के बच्चे में भी बहुत फर्क है, लेकिन 1 साल के बच्चे और माँ के पेट में मौजूद जेनिन में फर्क लामहदूद है। इस फर्क का कोई मुकाबला नहीं। उनके नजदीक मुतलक सिफर अपनी असल में बहरे बेकरां है। पैदाइश के बाद ही पाबंदियों, असूलो ज़वाबित और जिम्मेदारियां इंसान को उसकी असल से न सिर्फ हटा देती हैं, बल्कि इंसान को उसके मायार से नीचे ले आती हैं। यही वजह है कि टॉल्स्टॉय के अदब में इस मुतलक सिफर की तरफ बार बार वापस आने की कोशिश है, यानी वो इंसान को उसकी मेराज तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसके लिए वापसी का सफर करना होगा जहां बज़ाहिर कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ था। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि उनकी वालदा का इंतकाल तब हुआ जब वो सिर्फ 1.5 साल के थे। शायद यहीं से कोई खास कशिश थी, कोई नॉस्टैल्जिया था जो उन्हें उसी तरफ ले जाना चाहता था जहां वो खुद को कामिल महसूस करते थे। यही नहीं, बल्कि वो मौत को इसी मुतलक सिफर की तरफ वापसी का रास्ता कहते हैं। आखिरी रात शदीद बीमारी की हालत में जब वो ये जान गए थे कि मौत का फरिश्ता आन पहुंचा है, तो किसी को बताए बगैर घर से निकल खड़े हुए और एक रेलवे स्टेशन में चादर में लिपटी हुई उनकी लाश मिली। मुतलक सिफर के बेकरां समंदर से मुलाकात की इससे खूबसूरत शक्ल भला और क्या हो सकती है। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।